विकास का भी कारण बनता जा रहा है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग निद्रा को प्रभावित करता है। यदि सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकता है। इन सब के बाद कहा जा सकता है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को सोशल नेटवर्किंग के उपयोग पर अपने विवेकाधिकार का उपयोग करना चाहिए। एक छात्र के रूप में संपूर्ण जीवन जीने के लिए अध्ययन, खेल और सोशल मीडिया जैसे कार्यों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम यूथ जंक्शन में। दोस्तों, जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा देश है भारत कि जहां पर अपनी जन्मभूमि को माता का स्वरूप दिया जाता है। 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस, जिन्होंने इस भारत की जन्मभूमि में जन्म लेने के बाद वीरों को अपने जोश और उत्साह से भरपूर करने के लिए एक ऐसा नारा दिया जिसने ठंडे पड़े रक्त में भी एक ऐसी ज्वाला भर दी, जिन्होंने आत्मसम्मान के लिए, अपने भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक महत्वपूर्ण नारा जिसे हम सब भारतीय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और वो है जय हिंद। उनके जन्मदिवस के इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 123वें वर्षगांठ के अवसर पर एक आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर यह जताया कि हम देश की संस्कृति के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी तत्पर हैं, तैयार हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं इन सभी बच्चों से। मुझे इस कॉलेज पे इतना गर्व है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय जो है हमारा, उसमें मैं पढ़ती हूँ, मैं उसकी छात्रा हूँ। और वहाँ से जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो जो मतलब घर के साथ साथ घर के बाहर क्या सिचुएशन होती है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब जब हम लोग एनसीसी ज्वाइन की तब हम लोग को रहन सहन का भी बाहर का पता चलना शुरू हो गया। और हमारा मतलब मकसद होता है कि हम लोग बाहर दूसरों की मदद कैसे करें, कोई मुसीबत में हो तो उसे कैसे हम सही रास्ते पे, और कोई बाहर जैसे गड़बड़ हो रही हो, कुछ परेशानी हो रही हो तो उसकी हम मदद करके
हम सबकी यूनिटी होती है कि हम यूनिट में एक काम करें। यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो है। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने एनसीसी ज्वाइन करी और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ एनसीसी कैडेट होकर के। लोग, जब मैं अपनी गली से निकलती हूँ, लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि बेटा क्या कर रही हो। तो ये जब हम बताते हैं कि हम एनसीसी कर रहे हैं और अपने भारत के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर होकर महाविद्यालय की ये एनसीसी यूनिट, यहाँ एनसीसी यूनिट में ये 20 यूपी गर्ल्स बटालियन की छात्राएं हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसा कि अपनी फ़ौज बनाई थी और उन्होंने एक महिला विंग भी बनाई थी। यहाँ की भी जो छात्राएं हैं एनसीसी यूनिट में उसी से प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं। यही मनोभाव लेकर आगे तरह तरह के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कभी स्वच्छता पखवाड़ा करते हैं, कभी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, कभी अलग अलग विषयों पर स्लोगन राइटिंग, तरह तरह की प्रतियोगिता करती हैं यहाँ की छात्राएं। मैं एनएसएस की आराधना इकाई से हूँ। हमारे यहाँ एनएसएस हमको एक गर्व प्रदान करता है कि हमको लगता है, इससे मैंने एनएसएस को प्राप्त कर बहुत बड़ा गर्व प्राप्त किया है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम बच्चों को भी उपस्थिति अनिवार्य होती है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा, मतदाता जागरूकता आदि ऐसी चीज़ें, जैसे कि उसमें बच्चों को और बड़े लोगों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ इस्लाम एरिया में भी बच्चों को भेजा जाता है, जैसे कि हम लोग वहाँ जाते हैं और बच्चों को, गरीब बच्चों को वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। और हम अपने कॉलेज में भी अच्छे पेड़ पौधों को लगाते हैं कि यहाँ पे वायु प्रदूषण ना हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग अपने कॉलेज में करते हैं और बाहर भी ऐसे लोगों को जागरूक करते हैं जो अभी अवेयरनेस नहीं हुए हैं। हम लोग वर्ष भर इसी तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। सड़क सुरक्षा के विषय में भी बच्चों को बताया गया है और मतदाता जागरूकता प्रोग्राम है। स्वच्छता से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चों के माध्यम से। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करते हैं उनके अपने योगदान के लिए। और साथ ही मैं याद दिलाना चाहूँगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर पहली महिला विंग की स्थापना की थी। अर्थात हमारे राजनेता हों, हमारे क्रांतिकारी हों, हमारे एकेडमिशियन हों, जो भी कोई हो, वो ये मान के चलता है कि मातृसत्ता का उत्थान अत्यंत आवश्यक है। ये महाविद्यालय नेताजी को याद करते हुए 2 दिवसीय प्रोग्राम कर रहा है। इस मौके पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
माननीय मंत्री महोदय ने इस आयोजन के दौरान मेरिट में आने वाली महाविद्यालय की छात्राओं को पुरस्कृत किया। लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला डिग्री कॉलेज का 23वां वार्षिकोत्सव है और इस वार्षिकोत्सव पर मैं यहाँ की छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विशेष रूप से आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं क्योंकि 23 तारीख को जनवरी में उनका जन्मदिन भी होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, संघर्ष किया और उन्होंने उस अपनी आज़ाद हिंद फौज में भी महिलाओं को पूरी भागीदारी दी और अपने साथ कदम से कदम मिलाकर महिलाओं को सशक्त किया, नेतृत्व देने की क्षमता उनके अंदर विकसित की और उन्होंने नेतृत्व किया भी, इसमें कोई शक नहीं है। और महिला डिग्री कॉलेज लखनऊ में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इसीलिए समर्पित किया कि यहाँ की बच्चियाँ जो निकलें वो सशक्त नारी और सशक्त भारत का निर्माण करने में अपना अमूल्य योगदान दें और सच माने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चरितार्थ करता हुआ ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला डिग्री कॉलेज है। मैं यहाँ की बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि नवीन भारत के निर्माण में वे अपना अहम योगदान देंगी। बहुत बहुत बधाई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कॉलेज में हम सब वार्षिकोत्सव के अवसर पर आए हैं। श्रद्धेय अटल जी ने इस महाविद्यालय की रूपरेखा तय की, उसके बाद ये बना। आज हम सब श्रद्धेय अटल जी को भी याद कर रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी याद कर रहे हैं। जिस ढंग से नेताजी ने अपने पूरे जीवन को भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लगाने का काम किया और आज अगर हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आज़ादी के हर संघर्ष में अपनी सीधी भूमिका निभाई और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर विवश किया। उसके फलस्वरूप भारत माता को आज़ादी मिली और श्रद्धेय अटल जी ने जिस ढंग से पूरे भारतवर्ष को एक स्वीकार्य नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, ये उनके कार्यों की बदौलत ही था कि पक्ष विपक्ष उन्हें समान रूप से अपना नेता मानता था। जब देश से बाहर कहीं जाते थे तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करते थे और पक्ष विपक्ष के लोग सभी लोग उनको सर्वमान्य स्वीकार्य नेता के रूप में मानते थे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, कानून कहता है।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, जिसका हाल में ही संशोधन भी हुआ है। 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया। भारत में हर राज्य के पास ये अधिकार है कि वह अपने अनुसार इस बिल में संशोधन करके इसे पास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये एक्ट यथारूप पास किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में कुल 200 से भी ज़्यादा प्रावधान हैं। आज हम उन्हीं प्रावधानों की बात करेंगे जो एक सफल नागरिक होने के लिए हम सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के पश्चात यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए कई पीनल प्रोविजंस को पहले से ज़्यादा सख्त एवं कड़ा किया गया। जैसे कि सेक्शन 194 के तहत कोई भी गाड़ी, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल, जो कि ओवरलोडिंग करता था, फाइन अमाउंट बढ़ के 20,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। सेक्शन 199 के अंडर यदि कोई जुवेनाइल यानी कि 18 वर्ष की आयु से कम उम्र का नाबालिग बच्चा कोई भी गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इसका जिम्मेदार उसके गार्डियंस को ठहराया जाएगा। इसमें 25,000 रुपये तक का फाइन और साथ ही 3 साल तक की जेल और 12 महीने के लिए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और वो बच्चा जो गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है वो 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इनएलिजिबल माना जाएगा। सेक्शन 194E, इसके अंतर्गत कोई भी इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी, इनको पास ना दिए जाने पर आप पर 10,000 रुपये तक का फाइन, साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस की भी सज़ा हो सकती है। सेक्शन 185 के अंडर ड्रंक ड्राइविंग का प्रोविजन है। यदि आप ड्रंक ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसका फाइन अमाउंट 10,000 रुपये है और साथ ही साथ 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। यदि आप दूसरी बार ड्रंक ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो फाइन अमाउंट होगा 15,000 और जेल हो सकती है 2 साल तक। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको लेके हमें और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, जैसे जब हम खुद गाड़ी चला रहे हों, क्योंकि अब आर्थिक दंड पहले से 4 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का चालान 5,000 रुपये कर दिया गया है और साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस की भी सज़ा हो सकती है। 2 व्हीलर का हम ओवरलोडिंग करें, जिसे कहते हैं कि अगर हम ट्रिपलिंग करें तो इसका फ़ाइन 2,000 रुपये हो गया है और साथ ही साथ आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है 3 महीने के लिए। बिना सीट बेल्ट के कार चलाने का फ़ाइन 1,000 रुपये हो गया है और साथ में कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान है। बिना हेलमेट बाइक चलाने का भी चालान अब 1,000 रुपये हो गया है और साथ ही साथ 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने का चालान 2,000 रुपये है और साथ ही साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है। सेक्शन 210B, जिसके तहत अगर कोई भी एनफोर्सिंग अथॉरिटी जैसे कि कोई पुलिस अफसर अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कोई भी कानून तोड़े तो उन पे 2 गुना सज़ा होगी, उन पे 2 गुना फाइन बैठेगा। अब हम बात करेंगे कुछ उन नए प्रावधानों की जो हर भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं और हमारे लाभ के लिए हैं। कंपेंसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। अब गोल्डन आवर के दौरान भारत सरकार हर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के विक्टिम के लिए एक कैशलेस स्कीम लाई है। गोल्डन आवर का पीरियड एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे तक का समय माना जाएगा, जब सही मेडिकल अटेंशन मिलने से किसी भी व्यक्ति की जान बचने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। कंपल्सरी इंश्योरेंस। भारत सरकार एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी। इस फंड के अंतर्गत भारत के हर वाहन चालक को कंपल्सरी इंश्योरेंस मिलेगा। इस इंश्योरेंस अमाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है अव्वल तो गोल्डन आवर के बीच में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए, उसके बाद कोई भी व्यक्ति जिसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों के लिए, और तीसरा कोई भी व्यक्ति जो एक्सीडेंट में ग्रीवियसली हर्ट हो जाता है उसके लिए। इसके साथ साथ एक और नया कंसेप्ट आया है मोटर व्हीकल एक्ट में, जिसका नाम है गुड समैरिटन। गुड समैरिटन मतलब हर वो व्यक्ति जो किसी भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम की मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल सहायता करता है, वो किसी भी क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। इससे लोगों को ये प्रेरणा दी जा रही है कि वो खुल के किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम की सहायता करें ताकि लोगों की जान ज़्यादा बच पाए। संशोधन के बाद से आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल पहले से लेके 1 साल बाद तक आप कभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट, उम्मीद की किरण। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी स्ट्रेस से बचा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी ना कभी स्ट्रेस ना हुआ हो।
लेकिन अगर स्ट्रेस यही हावी हो जाता है तो इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आते हैं। स्ट्रेस कभी ना कभी सबके ऊपर हावी होता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में सबसे बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में स्ट्रेस सामने आने जा रहा है, अगर इसको समय रहते कंट्रोल न किया गया तो। स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़, कार्डियक अरेस्ट जैसी भयंकर गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जितनी मौतें कैंसर और अन्य बीमारियों के कारण हो रही हैं, उतनी ही या उससे अधिक मौत स्ट्रेस के कारण भी हो रही है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। स्ट्रेस आपके ऊपर जब हावी होता है तो आप तरह तरह की गतिविधियों में डूब जाते हैं, निराशा के भाव में चले जाते हैं, भयंकर निराशा के भाव में चले जाते हैं, और कई सारे लोग तो स्ट्रेस को ना झेल पाने की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी के लिए दवाएं बनी हैं, लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई दवा नहीं बनी, क्योंकि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं, ये आपके द्वारा पैदा की हुई एक परिस्थिति है। जब आप अपनी मनः स्थिति को अपनी परिस्थिति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो वो एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है, और वो स्ट्रेस आपको डैमेज करना शुरू कर देता है। आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। नंबर 1, एक्सरसाइज डेली एंड बी एक्टिव। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह उठकर हमें व्यायाम करना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए, और ये बहुत ही उपयोगी है आज के समय में भी। आज हर आदमी ये कहता है, आपको दिखाई देगा कि आजकल मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या बताऊँ यार, बहुत टेंशन रहती है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ का ये पार्ट बना लिया, डेली एक्सरसाइज करने को आपने अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, ये आपको दिन भर के लिए ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करने का काम करेगी। नंबर 2, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स। देखने में आया है कई सारे लोग स्ट्रेस के दबाव में आकर, प्रभाव में आकर गलत आदतों में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, और उनको उससे राहत भी मिलती है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। उससे राहत उनको क्षणिक मिलती होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी डैमेज हो रही है, उनके अंदर की लीवर डैमेज हो रहा है, उनकी स्किल्स डैमेज हो रही है, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज के साथ सामने आती है। नंबर 3, सराउंडिंग में अपने पॉजिटिव लोगों को रखिए, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए। आप ऐसे लोगों का साथ रखिए, ऐसे लोगों से मिलिए जुलिए जो पॉजिटिव हों, पॉजिटिव बातें करते हों। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो आपके अंदर भी ऊर्जा का भाव आएगा, निराशा का जो भाव है वो कम होगा, और आप भी आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल की बहुलता के कारण लोग डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग इधर उधर की चीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हैं। रीडिंग बुक्स एक वो ऐसी गुड हैबिट है जिसे अपनाकर हर सक्सेसफुल, हर मिलेनियर व्यक्ति ने रीडिंग बुक्स को अपनी हैबिट में अपनाया है, और उस हैबिट को आप भी अपनाकर सफलता के मायने तय कर सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप रीडिंग बुक को अपना हैबिट बनाइए। चाहे दिन में आप 30 मिनट ही निकालिए, 20 मिनट ही निकालिए, लेकिन अच्छी बुक, सक्सेस स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ने की आदत को अपने आदत में शुमार कीजिए, उससे सीखिए, उसको अपने अंदर आत्मसात करिए, और निश्चित रूप से इसको आपको ऊर्जा मिलेगी और आप स्ट्रेस से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। एंड द लास्ट, नंबर 5, मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस से दूर करने के लिए आप हर वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। जिस समय भी आप मनोभाव, आपका दशा नीचे की तरफ जा रही है, आप एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए। युवाओं में फिर कह रहा हूँ, एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो उठिए, अपने आप से लड़िए, और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। किसी एक दोस्त को फ़ोन मिलाइए जिससे बात करना आपको बहुत अच्छा लगता हो। ना मन होने के बावजूद भी आप अच्छे से उससे बात करिए, देखिए आपके अंदर आपका चेहरा खिल जाएगा। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आप अपनी उस स्ट्रेस की दशा में म्यूजिक को सुनिए। वॉक पे निकल जाइए, गुनगुनाने लगिए, अपने आप से बातें करिए, या अच्छी बुक पढ़िए। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपनाई तो स्ट्रेस आपसे दूर भागेगा। दोस्तों, फिर आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस की कोई दवा नहीं है, इसके लिए आपको मार्केट में कोई दवा नहीं मिलेगी। स्ट्रेस आप खुद से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर करने के लिए आपका अपना एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काम आने वाला है, और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं,
तो एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए और जो मैंने बातें बताई इनको फॉलो करिए, फिर देखिए आपका स्ट्रेस कैसे छूमंतर हो जाता है। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बटन दबाने पर ही हमारे पास अत्यंत विस्तृत, संबंधित, सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी प्रकार की जानकारी पहुंच जा रही है। सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसका प्रभाव प्रत्येक